ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान युद्ध के डर से दहशत में है। युद्ध को टालने के लिए पूरी दुनिया में गुहार लगा रहा है। अपने आवाम को चुप कराने के लिए गीदड़ भभकी भी दे रहा है। पाकिस्तान में फैले इस खौफ के बीच आज आसमान में भारत ने शक्ति प्रदर्शन किया है। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दी। राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। शाम को भी ये विमान नाइट लैंडिंग का ट्रायल करेंगे। इससे पहले भारत रेगिस्तान के रण में अपनी ताकत दिखा चुका है। भारतीय सेना की यह तैयारी उस समय हो रही है जब 2-3 देशों को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देश पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के रुख से पूरी तरह से सहमत हैं। और अब तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी साफ कर दिया कि भारत को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना ही चाहिए। ये वही जेडी वेंस हैं जिनके भारत में रहते हुए यह आतंकवादी हमला हुआ था। यानी अगर ये कहें कि भारत को दुनिया से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो गलत नहीं होगा। भले ही आज 10 दिन हो गए हों, लेकिन आतंक के खिलाफ भारत की ये लड़ाई इस बार निर्णायक होने वाली है। पाकिस्तान ये ना समझे कि आसिम मुनीर के टैंक पर चढ़ जाने से, फोटो खिंचवा लेने से उसके सैनिकों का जोश बढ़ जाएगा। इस बार आतंकिस्तान का खात्मा तय है। आज महादंगल में भारत और पाकिस्तान से मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन बारी बारी से पहले ये वार पलटवार देंगे। Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict, and we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperate. इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी। देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा। जवाब भी वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। अब आप स्टेप लीजिए। ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। तो पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और एक्शन। कई पाकिस्तानी राजनेताओं के मेटा अकाउंट पर भारत ने रोक लगा दी है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मेटा अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले, पाकिस्तानी क्रिकेटरों के भी अकाउंट बंद किए गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के मेटा अकाउंट बंद किए जा चुके हैं। ये जो सोशल मीडिया का इनका अकाउंट है, जहां पर लगातार ये गिदड़ भभकी दे रहे थे, आंखें तरेने की कोशिश कर रहे थे, भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, इन तमाम अकाउंट को अब भारत सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। यानी कि अपने गिदड़ भभकी अपने पाकिस्तान में ही ये लोग देते रहे। ये फैसला भारत सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की ओर से कब दिया जाएगा। भारतीय सेना कब ये तैयारी करेगी कि पाकिस्तान को कई टुकड़ों में करके कम से कम वो स्थिति लेकर आए ताकि दोबारा वो अपनी जमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को लेकर वहां पर आतंक का षड्यंत्र नहीं रचे। राफेल, सुखोई, जगुआर हमारे विमानों ने जिस तरह की उड़ान भरी है, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली है। खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनके साथ चर्चा हम करने वाले हैं इस विषय को लेकर। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैदर हयात खान जी, आप पत्रकार हैं, पाकिस्तान के, जुड़ चुके हैं। साथ ही इरशाद अहमद खान जी, नेता पीएमएल के, पाकिस्तान के भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने मेहमानों से शुरुआत करते हुए शकर प्रसाद जी, जो तस्वीरें आज हमने देखी हैं, राफेल, जगुआर, मिराज की ताकत जो पूरी दुनिया देख रही है और खासतौर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आज ये सिर्फ टचडाउन का ही मौका था, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कितना डरा और सहमा है पाकिस्तान। आज का एजेंडा क्या रहा? इस तरह के टचडाउन का हमारा मकसद क्या रहा वायुसेना का? वायुसेना का मकसद बिल्कुल क्लियर है। वायुसेना एक कार्य नहीं बल्कि 3-4 कार्य कर रही है। एक तरफ तो हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम जो जहाज़ उड़ रहे हैं उनसे एनिमी टेरिटरी के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो SLR फ्लांट फोटोग्राफ्स आ सकती हैं, उसका ध्यान हो रहा होगा, उसकी स्टडी हो रही है। दूसरा, पाकिस्तान को ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत की वायुसेना के पास किस तरीके के पावरफुल हथियार हैं और वो कंटिन्यूसली, जिसको हम ORP कहते हैं, उनको लगातार एयर में हैं वो, और वो निगरानी कर रहे हैं। चौथी बात जो एयरफोर्स की शायद अभी हमने नहीं दिखाई होगी, हमारे पास एक और इसका ऑपरेशनल प्लान होता है जिसको कहते हैं स्कैप, कंटिन्यूस एयर पेट्रोल, वो भी हमारे शायद एयरफोर्स को भरेंगे, जबकि और लड़ाई गर्म हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो आपने पहले भी सुना, कि ये अभी आपने जावेद अख्तर को भी दिखाया, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी फुलझड़ी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। फुलझड़ी तो कहाँ, अब तो इसके ऐसा हरकत होगी जो इनको एक समय नहीं बल्कि सैकड़ों समय तक याद रहेगी। मुझे वो ये दृश्य दोबारा नजर आता है जो 1971 वॉर में इनके जनरल साहब ने घुटने टेक कर जमीन पर हथियार रखे थे 90,000 सोल्जर्स के संग। वो दृश्य इनको शायद दिख रहा है, इसी मारे घबरा रहे हैं बहुत कि वो तमाशा दोबारा से ना हो जाए। बहरहाल इस समय हमारी सरकार ने, और हमारी सरकार ऐसी सरकार नहीं जो कि अनप्रिपेयर्ड डिसीजन लेगी कि कहीं उधर से कुछ हो जाए। हमारी वी आर अ वेरी पावरफुल नेशन, अ वेरी मेच्योर नेशन with a very mature political dispensation, very mature military and all the other departments of the government of India, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास इस समय एग्जैक्ट टारगेट्स हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल, यस, वी हैव द एग्जैक्ट टारगेट्स। ये टारगेट्स क्या हैं? ये टारगेट क्या, अगर आप एक सेकंड बताएं तो बताता हूँ आपको। पहला टारगेट है जो मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, उनको तो हमने ऑलरेडी तितर बितर कर दिया है। पिछले आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर एक्सचेंज हो रहा है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो टेररिस्ट जो लॉन्च पैड से, वो तो सब अपनी अपनी जगह से इधर से उधर हो गए हैं। बिल्कुल, वो था टारगेट नंबर 1 जो तकरीबन अचीव हो चुका है। दूसरा टारगेट जो हमारा है, जहाँ से ये लोकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड इन ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो रावलाकोट में हो, चाहे वो कहीं और मुजफ्फराबाद में हो, कहीं हो, तो उनको भी हमने टारगेट कर रखा है। वो हमारी नजराई में है। वो बालाकोट की जगह जिस तरह से हुआ था उस तरह से कभी भी हो सकता है। वो ये बड़ी जानकारी जो है इनका, वो LAT और जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपने दी है। आपसे विस्तार से और भी हम जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा दिखाइए हमारे जगुआर विमानों की गर्जना जो पाकिस्तान तक सुनी गई है, और जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं उन तक भी ये जानी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि जिसके साथ युद्ध की ललकार उधर से भरी जा रही है, गिदड़ भभकी दी जा रही है, उसके सामने आपकी हैसियत क्या है। 4 युद्ध में हिंदुस्तान ने हराया है, उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी सरजमीन से लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, और इसी वजह से इस बार जरूरी है कि फुलझड़ियां नहीं छोड़ दी हैं, जैसा कि लगातार हिंदुस्तान के कई अलग अलग वर्गों की ओर से कही गई है। इस बार आर पार की लड़ाई में वहां से आतंकवाद को खत्म कीजिए, ताकि दोबारा किसी भी बेकसूर नागरिक या हमारे सैनिकों की जान नहीं जाए। हयात खान जी, अब आपके पास आते हुए, जैसी कटनी वैसी भरनी हिंदुस्तान की तैयारी है, जो जैसा करेगा उसका वो हाल हिंदुस्तान करेगा। अब ये आज हमारे विमानों ने उड़ान क्या भर ली, उधर इतना ज्यादा दहशत क्यों है? हैदर हयात खान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चित्रा। सबसे पहली बात तो ये कि ये टचडाउन था आज, और मुझे तो एक भी जहाज आपका लैंड करता यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। उसकी रीजन ये है कि आपके ना तो पायलट्स इस काबिल हैं कि वो यहाँ पर लैंड कर सकें अपने जहाज, और ना ही वो इस काबिल हैं कि वो हमारा मुकाबला कर सकें। मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन, आपने वो जनरल साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी,
बिना लैंड किए एयर दो स्ट्राइक मिनट की अपने गई अंदर थी। इतनी जुर्रत लैंड पैदा करने की करो, जरूरत नहीं है, 2 एयर मिनट स्ट्राइक की बिना जुर्रत लैंड पैदा किए की करो गई कि थी। बात सुन लो। हाँ, बोलिए 2 मिनट बोलिए की बोलिए। 2 मिनट की अपने अंदर थोड़ी सी जुर्रत पैदा करें, गुफ्तगू बात सुना करें। हाँ, बाद बोलिए। में उसको बेशक आप उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दें, सुना करें कम से कम। दूसरा मैं अब आपको बताऊं, जुलूम नहीं ये जो छोड़िए, आप लोगों के उसकी इजाजत रफाइल्स है ना, नहीं हाँ। जो आप लोगों के जो रफाइल्स हैं, जिनके हवाले से अभी आप लोग फिर फ्रांस के साथ कांटेक्ट में हैं और वो सोर्स कोड्स आपको नहीं दे रहे, आप लोगों के रफाइल्स इस वक्त खिलौना है सिर्फ, जिसके साथ बच्चे खेल सकते हैं। क्या बात है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। 2 रोज कबल 4 रफाइल गिराए आप लोगों ने उड़ाए थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। पाकिस्तानी चैनलों में ऐसे दहशत मची हुई थी। रात के 2 बजे मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया था राफेल की गर्जना सुन के। आप ही लोगों ने दावा किया था, हमारे वहां से तो कहा भी नहीं गया, आप ही लोगों की ओर से दावा किया गया था 24 घंटों में पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बन जाएगी। सवाल आपने मुझसे किया है, मुझसे जवाब अरे तो सुने। कुछ भी बोलेंगे थोड़ी ना, लगातार रैली थोड़े करना है पाकिस्तान में। हैदर खान जी, आप लोग जो हर वक्त बैठकर अपने लोगों को झूठ सुना रहे हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। दूसरी चीज, अब पाकिस्तान से ही सच सुनना बाकी रह गया हमें। आप लोगों को बड़ा खौफ था कि जनरल आसिम मुनीर किधर हैं। वो कल की एक तस्वीर आ गई जिसपे वो टैंक पे चढ़ गए और आप लोग उसके बाद फोटो खिंचवा रहे हैं ना सर, अब बस यही बाकी रह गया उनके लिए। आप लोगों टैंक पर चढ़कर खाली फोटो खिंचवाना ही बाकी रह गया है, बाकी उनकी कोई हैसियत बची नहीं है, बाकी कोई हैसियत बची नहीं है। अब केवल फोटो खिंचाना ही बाकी रह गया है, वो भी थोड़े दिनों तक खिंचा ले, फिर ना आपका टैंक रहेगा न वो स्थिति बनी रहेगी। तैसी फेर कर रखेंगे। गुज़िश्ता 10 रोज से कब किया है, कब किया है? आतंकवादियों को पीठ पीछे भेजकर हमारे बेकसूर नागरिकों को मारने की बजाय और क्या किया है? भारत ने 4 युद्धों में हराया है बुरी तरीके से आपको, 4 युद्धों में हराया है बुरी तरीके से आपको। ठीक है मेजर जनरल अश्विनी सिबाल जी, अरे अभी टच डाउन नहीं किया तो ये हाल है, न जाने अगर लैंड कर गए तो क्या हाल होगा आप लोगों का। एयर स्ट्राइक याद है ना, टच डाउन नहीं हुआ था, लैंड नहीं किया गया था, एयर स्ट्राइक याद है ना। अश्विनी सिबाल जी, मेजर जनरल अश्विनी सिबाल जी, देखो अभी इनको चुप कराओ, इनको चुप। देखो सच्चाई ये है कि भारत की जो मुनीर टैंक पर फोटो खिंचा रहे हैं अश्विनी सिबाल जी, हिंदुस्तान डर जाए इससे, वो कह रहे हैं। अब जवाब ले लीजिए, जवाब कि भारत की जो एयर पावर है वो 4th लार्जेस्ट है और पाकिस्तान की जो एयर पावर है बहुत पीछे है। हमारे पास जब से रफेल आया है जो 4.5 जनरेशन है वो गेम चेंजर है, 4th मल्टीप्लायर है। उसके अंदर जो हथियार हैं जैसे स्कैर्प मिसाइल है 600 से 700 किलोमीटर तक, वो एयर टू ग्राउंड फायर कर सकती है। हमें अपने आईबी और एलओसी भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो टारगेट को हिट कर देगी। इसी के साथ साथ हमारे पास बोले दीजिए मेजर जनरल अश्विनी सिबाल जी को बोले दीजिए प्लीज, वो बोले सर प्लीज। इनकी आवाज कम करो। हाँ उनकी आवाज कम हो गई। सुकाए तो मैं ये कह रहा हूं चित्रा की भारत और पाकिस्तान की एयर पावर की तुलना नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत एक 4th लार्जेस्ट एयर पावर है। भारत के पास हथियारों की कमी नहीं। आप एयर पावर में देखें, हमारे पास सुकोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर और उसके बाद रफेल आ गया। रफेल के 2 स्क्वाड्रन आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया क्योंकि ये 4.5 जनरेशन है। इसके पास जो हथियार हैं जैसे स्कैर्प मिसाइल है एयर टू ग्राउंड, वो 600 किलोमीटर फायर कर सकते हैं। अभी हमें जिस प्रकार से हमने बालाकोट के लिए क्रॉस करना पड़ा था, अभी क्रॉस नहीं करके भारत में रह के ही हम टारगेटों को हिट कर सकते हैं। और यही नहीं, हमारे पास जो और कैपेबिलिटी अटैक हेक्टर अपाचे हैं। और पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत अब अंदर घुस के इनको मारेगा। बिलों में जो छुपे हुए हैं ना उनको निकाल के मारेगा, इनको पता नहीं चलेगा कहाँ है। और दूसरी बात, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे में अभी हमने एक प्रकार से एक्सरसाइज की है, वो दिखाया है कि भारत को एयरफील्ड की भी जरूरत नहीं है। हमारे जो एक्सप्रेस हाईवे हैं उसके अंदर डे और नाइट में लैंडिंग हो सकती है। हमारा रफेल भी कर सकता है, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी C-130J ने भी किया, AN-32 ने भी किया। तो पाकिस्तान की नींद हराम हो रही है। इनको लगता है कि भारत कब आएगा, कैसे आएगा, ये डर इनको सता रहा है। इनको पता होना चाहिए भारत की क्या काबिलियत और क्षमता है। और मुझे लगता है इनके जो प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो दोनों अभी भी गायब हैं, वो आ नहीं रहे, उनको डर सता रहा है। सच्चाई ये है कि जनरल मुनीर ने फोटो खिंचवा लिए टैंक पर खड़े होकर, भारत को डर जाना चाहिए। यही कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं चित्रा। एक डर है, एक खौफ है कि भारत की फौज आई, भारत की फौज आई।
400 ऑफिसर इनके रिजाइन कर गए हैं, इनके लोग आप एब्सेंट विदाउट लीव, ओवरस्टे ऑफ लीव हैं, वो ज्वाइन नहीं कर रहे। एक मोरल इतना डाउन है, जनरलों ने अपनी फैमिली जो है वो बाहर भेज दी है। और इसी प्रकार से जो पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट, सच्चाई है, एक खौफ का माहौल है, डर पैदा है। और इनको ये हैदर हयात खान जी थोड़ी सांस ले लीजिए, थोड़ी सांस ले लीजिए, एक ही सांस में बोलने की जरूरत नहीं है, सांस ले लीजिए। मुकीम अहमद खान जी भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी जाना है मुझे, थोड़ी सांस ले लीजिए। हैदर हयात खान जी थोड़ी सांस ले लीजिए। इतिहास सबसे बड़ा सबक होता है, क्या सीखा आप लोगों ने? जब जब आए हिमाकत करने तब तब मुंह की खानी पड़ी है। 2 टुकड़े किए थे हिंदुस्तान ने आपके, अभी न जाने कितने टुकड़े करवाना चाहते हैं आप लोग खुद के, अभी न जाने कितने टुकड़े करवाना चाहते हैं। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और उसके बाद हम लोगों ने दया दिखाई थी कि वापस भेज देते हैं। जनरल नियाजी का क्या हुआ था, ये सब भूल गए? इतिहास से सबक सीखिए हयात खान, इतिहास से सबक सीखिए। ऐसे गिदड़ भपके से कुछ नहीं होता है, गिदड़ भपके से कुछ नहीं होता है। आप लोग आतंकवादी भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, हमारे मासूम लोगों की जान लेते हैं और हमारे निर्दोष लोगों की जान लेने वाले किसी व्यक्ति को भारत छोड़ेगा नहीं। आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है, हिम्मत कैसे होती है? बेगुनाहों की मासूमों की जान, वो टूरिस्ट अपने परिवार के साथ गए हुए थे और पाकिस्तान को रहा नहीं गया कि कश्मीर में तरक्की कैसे हो रही है, भेज दिया आतंकवादियों को, भेज दिया आतंकवादियों को कि मार डालो बेकसूरों को, गुनाहगारों को। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हैदर हयात खान, शर्म आनी चाहिए। और हमारा जगुआर और मिराज क्या उड़ गया? आपको राफेल से भी डर लगने लगा, यहाँ शोर से ही डर लगने लगा। अरे जब वहां पर पहुंचेगा आपके आसमान के ऊपर, न जाने क्या ही होगा आप लोगों का। आप लोग तो बिलों में छुपे हुए हैं, बिलों से भी न जाने कहां चले जाएंगे। हैदर हयात, हमारे 26 मासूम लोगों की जान गई है, हमारे 26 मासूम लोगों की जान गई है और एक का बदला एक से नहीं होगा, 26 लोगों का बदला कई लोगों से होगा, ताकि दोबारा पाकिस्तान की जरूरत नहीं हो कि वो हमारे लोगों की तरफ आंख उठाकर देखे। हैदर हयात खान जी, औकात नहीं है पाकिस्तान के हिंदुस्तान के सामने खड़े होने की, उसके बावजूद इस तरह की बातें। बता देती हूँ आपकी औकात क्या है, पहले लोगों का पेट भरिए। ये जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं हैदर हयात खान सुनिए, जेडी, एक सेकंड सुनिए, अपनी औकात के हिसाब से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हैदर हयात खान सुनिए, जेडी वेंस है उपराष्ट्रपति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति आता है और उसके बाद आप लोग आतंकवादी भेजकर हमले करवाते हो हमारे मासूम लोगों पर। उनका बयान सुनिए, आपके काम आएगा हैदर हयात खान जी, और इसी से पता चलेगा कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान का क्या हश्र होने जा रहा है। उन्होंने कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना चाहिए, देना चाहिए जवाब, देना चाहिए जवाब। अमेरिका ने तो घुस कर मारा था, समंदर में डाला था, आपका जो सबसे बड़ा चेहरा था आतंकवाद का, समंदर में डाल दिया था, समंदर में डाल दिया था। ठीक है, समंदर छोड़ दीजिए, हमारे वहां के लोगों को छोड़ दीजिए, निपट लेंगे, देश के भीतर हम लोग निपट लेंगे। पाकिस्तान से लड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ आवाम एक साथ है। अपने बलूचिस्तान को देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, पीओके को देखिए, इस बार कटेंगे तो 4 टुकड़ों में बटेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मुकी अहमद खान जी, 4 टुकड़े होंगे आपके, 2 टुकड़े 71 में हुए थे, 2025-26 में 4 टुकड़े होंगे। मुकीम अहमद खान, ठीक है। आपके सेना प्रमुख आगे टैंक पर फोटो खिंचा ली, हम लोगों ने भी चला लिया, बड़ा अच्छा लगा देख के। इतने दिनों के बाद अब नकली फोटो है, असली फोटो है, पता नहीं कब की फोटो है, बिल से निकलकर बाहर आ गई, ये अच्छी बात है। लेकिन जो आतंकवाद को पालेगा पोसेगा, और अब तो खुद आपके बिलावल भुट्टो ये मान रहे हैं, मैं तो किसी और की बात नहीं कर रही हूं, बिलावल भुट्टो ने कबूला है पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से जुड़ा रहा, 30 साल आतंकवादियों का हमारी ओर से समर्थन किया गया। अब ये बयान आप ही का पूर्व विदेश मंत्री दे रहा है, मौजूदा रक्षा मंत्री, मौजूदा विदेश मंत्री ये स्वीकार कर चुका है। ये भारत तो नहीं बोल रहा है, नहीं तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो जो आतंकवाद को पालेगा पोसेगा, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान साहब, आपने बहुत अच्छा भाषण दे दिया, आपने हमें यकीन दिला दिया कि आप बहुत पावरफुल हैं, और राफेल आने के बाद आपकी जो कुव्वत और ताकत है, जो आपकी एयर पावर है, वो बहुत बढ़ गई है। यही बात है। अच्छा, बोलने से अब आता है, यही बात है, सच है ये। हाँ सच है ना। जी अब सुनिएगा जरा ना, अगर इतनी आपकी ताकत भी आगे, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आपकी फौज भी बड़ी मजबूत है,
तो भाई फिर आपको परेशानी किस बात की है? हाँ। ये आप सुबह शाम शो क्यों कर रहे हैं? हाँ। कोई म्यूजिक का प्रोग्राम लगाइए, कोई मोतीचूर के लड्डू बनाने की रेसिपी बताइए, कोई वो फिंगर नेल्स के लिए टिप्स बताइए, है जी, कोई योगा की प्रैक्टिस दिखाइए। ये क्यों रोना पीटना क्यों पड़ा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रही। रो आप रहे हैं। अब टीवी नहीं, स्क्रीन रो तो पर आप रहे दर्शक हैं, देख आपकी लें कि रोने चीखें वाला आसमान चेहरा तक जा रही किसका है। अब टीवी स्क्रीन पर दर्शक ही देखकर फाइन ये कर लें कि रोने वाला चेहरा किसका है। सर, डर तो आपके चेहरे पर है। नहीं, मैं मेकअप करके नहीं आया ना आज। सुनिए, जाहिर ये है, महिलाओं का मेकअप अच्छा लगता है और आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं मेकअप। मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए, मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए। अब राफेल पे आ जाएं जरा। आपके जर्नल भी इसमें, इसके जो सौदे में इतनी कमीशन खाई गई है जो बोफर स्कैंडल में भी नहीं खाई गई। अगली हुकूमत आएगी तो यकीन कर लें आधे कैबिनेट जो है वो फांसी लगेगी इस केस में आपके यहाँ। बोफर से बड़ा स्कैंडल बनेगा ये भारत की जनता सुन ले मेरे से। लिख कर देता है क्या आपको? ये हाफिज सईद लिख कर देता है क्या? हाफिज सईद के मदरसे से आता है क्या ये नोट कि जाके ऐसे सुना देना? मुझे रामनाथ सिंह लिख के देते हैं, मुझे रामनाथ सिंह लिख के देते। अरे नाम तो ठीक से ले लो। रक्षा मंत्री का नाम राजनाथ सिंह है हमारे। उसकी राजनाथ सिंह है हमारे रक्षा मंत्री का नाम। रट लीजिए, 10 बार बोलिए याद हो जाएगा। 10 बार बोलिए याद हो जाएगा, ताकि दोबारा कम से कम हिंदुस्तान जैसे मुल्क के रक्षा मंत्री का नाम आपको याद रहे। वो रक्षा चलाएगा, आप फिक्र ना करें। क्या बात है, अपनी रक्षा नहीं हो रही। हमारे वहां रिक्शा चलाने वाला भी ना जब पाकिस्तान के अंदर घुसेगा तो उसकी औकात बता देगा। रिक्शा चलाने वाला भी ताकतवर है हिंदुस्तान का, उसको मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। नहीं हाँ, चित्रा बात तो सुनो। बात सुनिए। आपको मैं ये यकीन दिला दूं कि अगली बार अमरनाथ यात्रा जो है ना वो निकलेगी तो पाकिस्तान की सेना उसको सिक्योरिटी देगी। ओह गॉड। और राफेल जब आएगा ना तो आपके पास शायद उसको रखने की जगह नहीं होगी। और भारतीय जनता अब सवाल मांगे, पाकिस्तानी आपकी सेना बचेगी तब तो वो सिक्योरिटी देगी। पाकिस्तान के से देखे कितनी अच्छी बात कही है मुकीम अहमद खान जी। पाकिस्तान की सेना सिक्योरिटी देगी क्योंकि वो हिस्सा हो जाएगा हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का हिस्सा होने के बाद वो तो पूरे हमारे सरेंडर करने के बाद सैनिक हमारे अंडर आ जाएंगे। फिर हम लोग दिलवाएंगे उनसे अमरनाथ यात्रा में। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम कब्जा करेंगे पाकिस्तान पर, उसके एक हिस्से को जो हिंदुस्तान में मिलना चाहता है, जो हमारा होना चाहता है, वहां से आवाजें उठती हैं कि भैया हमें बचाओ, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी। आपके वहां ऐसा चल रहा है क्या? ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। जब आपके 4 टुकड़े करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना तो सरेंडर करेगी, वैसे ही 1971 में जैसा हुआ था 93,000 सैनिकों ने किया था। तो कोई नई बात तो कह नहीं रहे हैं अहमद खान जी। अंतर बस इतना था कि 1971 में हम लोगों ने सुरक्षा नहीं दिलवाई, सरेंडर करने वाले आपके सैनिकों से सुरक्षा नहीं दिलवाई कहीं पर। इस बार हम अपनी रणनीति चेंज कर लेंगे अगर आपको ये सूट करेगा तो। समझ रहे हैं 93,000 सैनिकों का सरेंडर क्या होता है? मुंह के बल गिरा था पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने। चित्रा सुनिए, यही नहीं चित्रा कि ये भी पूछ लो कारगिल के अंदर क्या हुआ था। अपने सैनिकों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। बोलते ये सैनिक हमारे हैं ही नहीं, ये नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे उनको हमने अंतिम संस्कार पूरे उनके जो मुस्लिम राइट्स के अनुसार किया। मगर पाकिस्तान का असली चेहरा देखें, अपनी फौज के जवानों को डेड बॉडी लेने से मना। और 93,000 1971 में दिए थे। अभी पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, पाकिस्तान 4 हिस्से में बटेगा। और ये हम नहीं कर रहे, ये सिविल वार है पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ये सच्चाई है। और ये पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान के बात मत को, ये भारत का हिस्सा है, भारत में मिलेगा। और ये सच्चाई है। ये जब बात करते हो ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, अरे उनकी तो आप प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहे। चीनियों को भी चुन चुन के मारती है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनको भी टारगेट करती है और आपके फौज को भी टारगेट करती है। आप क्या कहते हैं चीनी कि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सके तो चीन की दो डिवीजन लेके आएंगे। ये तो आपकी औकात है। आप अपने घर के अंदर आप प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको TTP मार रही है, उधर से बलूचिस्तान से जो आपका BLA मार रहा है, और वहां अफगानिस्तान के साथ आपकी प्रॉब्लम जो है तालिबान के साथ, वो डूरन लाइन नहीं मानती। पश्तून दोनों तरफ अफगानिस्तान में जाना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। हालात कितने खराब है पाकिस्तान के। सच्चाई है पाकिस्तान अपने बोझ से टूटेगा, पाकिस्तान की हालात खराब। और आपका क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपने इमरान खान तो सबसे मानना हुआ पॉलिटिकल लीडर है जो कि एक्सेप्टेबल आज की तारीख में पॉपुलर लीडर है, उसको जेल में डाला हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस जितना है, $200 बिलियन का आपके ऊपर खर्चा है।
खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। आपके पास कितना फॉरेन रिजर्व है? $15 बिलियन के है एक महीने का। आप एक प्रकार से इंपोर्ट नहीं दे सकते। आपका रुपये 70% टिकेंगे कहाँ? एक साल में करीब 280 रुपए है। हाँ, बिल्कुल। डॉलर के। तो सच्चाई है। मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। शंकर प्रसाद जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। बिल्कुल, सिर्फ एक लफ्ज। हाँ, बोलिए बोलिए। कहाँ लड़ेंगे? ये जनरल साहब, इनका माइक बंद करें एक मिनट यार, मेरी बात तो सुन लें। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जनरल साहब को मेरी आवाज जानी चाहिए ना। आ रही है आवाज, बोलिए। जनरल साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे जा रही है आपकी आवाज तक, क्या? बोलिए। अब तो बहुत आती है, ये पूरे पाकिस्तान में हमारी आवाज आती है। सुन लो, ये आप जो है ना उल्टा बोलने से कोई फायदा नहीं। सुन लो, आपकी हालात बहुत खराब हैं। ये जो आप सोच रहे हो, दिल में घुस रहे हो, डरते हो भारत की फौज आई, भारत की फौज आई और भारत की फौज आएगी। डरो मत, मत करो, अपने टाइम में अपने टाइम में आएगी। पत्रकारों को पूछना पड़ता है कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री है कहाँ? पाकिस्तान का तो यह हाल हो गया है। अहमद खान साहब, अब बोलिए, जवाब दीजिए उनके सवालों पर। जनरल साहब, आपको घर से दही लेने भेजा था, आप यहाँ आके बैठ कर धमकियां दे रहे हो। और सुनिए, अरे हमें तो यहाँ पर ऐसा है, आप पानी तो कर रहे हो। सुन लो मेरी बात। भारत के अंदर जो करना है वो करता है। ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है। पाकिस्तान में कोई नहीं बोल सकता, उसको ISI स्क्रिप्ट देती है। मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है, आपकी बात हो गई। लेकिन एक बार फिर से देखिए, हिंदुस्तान के भीतर की जो स्थिति है, मैं सीधे आपके पास आते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, कल खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया था कि इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का हमारा संकल्प है, वो सिद्ध होकर रहेगा और चुन चुन कर सबको जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी पूछा जा रहा है लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद जी कि क्या देर हो रही है? आज 10 दिन बीत चुके हैं, देश के भीतर जो उबाल है, इतना समय क्यों लग रहा है? यह सवाल लोगों के जेहन में है। ये तो हमारा भी सवाल है जी। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपने पहले दफ़ा मुझे काट दिया था। मैं ये बता दूं दोबारा कि मेन टारगेट्स कहाँ हैं। मेन टारगेट्स है LET का हेडक्वार्टर और जैश-ए-मोहम्मद, जिनको इन्होंने अपने GH के हेडक्वार्टर के इलाके में कैंटोन में शिफ्ट कर दिया है। दूसरा बड़ा टारगेट है इनका आर्मी चीफ और ISI, वो GHQ के पास ही हैं, सब वहीं हैं। तो देखिए, अब तो इन्होंने टारगेट को कंसंट्रेट कर दिया। हमारे लिए एक जगह कम हो गई जाने के लिए, एक ही जगह में सब समाप्त हो जाएंगे। समझने की बात बिल्कुल क्लियर है। अगर हम एक ध्यान से सोचें कि हमारे प्रधानमंत्री ने टास्क दिया क्या है। हमारे प्रधानमंत्री ने टास्क दिया है कि टेररिस्ट को ख़त्म करें, जो उनके बैकर्स हैं उनको ख़त्म करें। तो हमें टेररिस्ट को ख़त्म करना है, उनके लीडर्स को ख़त्म करना है, जो उनको बढ़ावा देते हैं ISI और आर्मी चीफ, उनको ख़त्म करना है। क्लियर टारगेट मिल गया। अब इस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो इनोसेंट सिटीजन हैं उनको बड़ा भारी कोलेटरल डैमेज हो। कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज तो होगा, लेकिन उनको हम हमारे प्रधानमंत्री नष्ट करना नहीं चाहते। तो हमें सिर्फ पॉइंटेड टारगेट्स पर अटैक करना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है। इसके लिए समय लगता है। इसके लिए हमें पता करना है वो हैं कहाँ, छुप कर कहीं बैठे हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होंगे। सब चीज़ की खबर हम ले रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लेगा। जल्दबाजी में करेंगे, गलत टारगेट में चले जाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ उसका। हमें एक देश को काम मुकम्मल करके दिखाना है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें हमारे जितने हथियार हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे और हमारे पास जो हथियार हैं, उन सब का इस्तेमाल करके इसको पिन पॉइंटेड। आप ये मत सोचिए कल हो जाएगा, जल्दी क्या है। हमें पांच जगह अटैक करना है ना। हमें आर्मी चीफ को न्यूट्रलाइज करना है, ISI को इनसिग्निफिकेंट करना है, जैश-ए-मोहम्मद LET के लीडरशिप। तो वेट, डोंट बी इन अ हरी, जल्दबाजी से कुछ नहीं होने वाला। तो हम ये चाहते हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आर्मी चीफ को न्यूट्रलाइज करना है। आर्मी चीफ को न्यूट्रलाइज नहीं, बल्कि उनको तो वो दिखाना है दृश्य जो कि नाजी साहब का बांग्लादेश में हुआ था। ही विल बी सून फेसिंग अ सिचुएशन, वो खड़े होके एक हमारे किसी मेजर जनरल के सामने या इसी फॉर्मेशन कमांडर के सामने झुककर अपना हथियार रखेंगे। तो आप देखते जाइए तमाशा। हमारे पास इस तरह के बहुत, हमने 90,000 प्रिजनर्स कैसे पकड़ लिए भाई? कोई मजाक होता है? 90,000 प्रिजनर्स, 90,000 प्रिजनर्स साइज ऑफ अ कोर, तो इतने आदमी कैसे पकड़ लिए? तो इनको ये नहीं मालूम कि भारत के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिल्कुल चढ़ जाओ जी। अरे भैया कैसे चढ़ जाओ? कोई दिमाग का इस्तेमाल भी तो करो। इस देश में दिमाग की कोई कमी नहीं है, चाणक्य का देश है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर ओहदेदार हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड,
They are trained in art of warfare. They are not trained in doing trade of weapons and of drugs. इनके जनरल तो ड्रग ट्रेनिंग के व्यापार करते हैं. इनके जनरल तो बैठे हुए हैं, कोई उनकी फैमिलीज अमेरिका में, कोई लंदन में, सारी जगह प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं. इनके बड़े बड़े मजे हो रहे हैं. तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी. हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, क्या पूरे ऑफिसर, चाहे जवान से लेके चीफ तक, दे आर ऑल वेल ट्रेंड एंड फोकस्ड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव. उन्हें करना क्या है, उनको ध्यान से वही सीखते हैं 24 घंटे. यहाँ कोई ट्रेड नहीं करते, यहाँ कोई गांजा नहीं उगा रहे हैं हमारे फौजी. तो प्लीज़ सारा टाइम रखिए, संयम रखिए. आप देखिएगा सब चीज़ें हो रही हैं. बलूचिस्तान से कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान से कुछ हो रहा है. अभी आप ही लोगों ने न्यूज़ में बताया कि 54,000 कोई मिलिटेंट्स कहीं से आए हैं, चाहे नॉर्थ से आए, जाने कहाँ से आए हैं. तो इनके यहाँ तो खुद 90,000 आदमी मर चुके अपने आतंकवादों से. तो ये अपने आतंकवाद को भी तो ज़रा संभाल लें. इन्होंने तो एक ऐसा चिंगारी रखी हुई है जो इनके देश को ही परेशान करने को तैयार हो रही है. तो लेट अस फाइंड आउट कि इनके टेररिस्ट कहाँ हैं. इनके टेररिस्ट भी तो दुखी हैं ना. तो इनके टेररिस्ट जो है इन्हीं पर हमला ना करें कहीं. तो दे शुड बेटर भी. एक तो इंडियन आर्मी से तो जो इनका खौफ है वो तो है ही. अपने टेररिस्ट को भी ज़रा ध्यान में रखें, बलूचिस्तान को भी ज़रा ध्यान में रखें, अफ़गानिस्तान को भी ज़रा ध्यान में रखें. और वो भी ध्यान करें कि इनके पास जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो है कितनी. ये तो बिल्कुल एकदम से भिखमंगा देश है, आप सबको मालूम है ना. तो व्हाट इज़ द लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी. जो इस तरह से भारत के अंदर हम अपना एमिनेशन की वॉर वेस्ट रिजर्व बनाते हैं, स्पेयर पार्ट्स की वॉर रिजर्व बनाते हैं. हर एक चीज़ का हमारे पास वॉर रिजर्व रहता है. 15 दिन की इंटेंस वॉरफेयर, 30 दिन का रेगुलर वॉरफेयर. और अब तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द एमिनेशन इज मेड डोमेस्टिकली. तो हमें इन चीज़ों को कोई बाहर से नहीं लेना है. हमारे पास सब चीज़ें हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. येस, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट टाइम इज़ नॉट सो क्रिटिकल कि हम गलत जगह चले जाएं. गलत काम करने फ़ायदा क्या हुआ. हमें इस समय टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना है. उसके लिए देश के सारे यंत्र लगे हुए हैं. और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वी विल सक्सीड दिस टाइम. हमारे प्रधानमंत्री का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, हमारे रक्षा मंत्री का बयान फुलफिल होगा. चाहे आर्मी करे, चाहे नेवी करे, चाहे एयरफोर्स करे, चाहे कोई और करे, लेकिन ये होगा अवश्य. ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है. और आगे जब मैं वापस लौटूंगी तो 1971 में जब तत्कालीन आर्मी चीफ को इंदिरा जी ने तुरंत पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए कहा था, तो उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा था. वो कहानी भी आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन मुकीम अहमद खान जी, एक जवाब आपसे ले लेते हैं. आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान, आतंकवादियों को भेजता है हिंदुस्तान के भीतर पाकिस्तान. हमारे मुंबई में हमला करवाया कसाब को भेजकर और फिर कलावा बंधवाया पाकिस्तान ने. उस कसाब को लेने से इनकार करता है पाकिस्तान. दुनिया में जितने भी टेररिस्ट हैं 70% आता है पाकिस्तान से. तो पाकिस्तान की तो जमीन ही ऐसी है ना. इस बार हिंदुस्तान वही तय कर रहा है कि उस पाकिस्तान जो आतंकवादियों के लिए उपजाऊ जमीन बनाकर रखा हुआ है उसको बंजर कर दो. और यही है हमारा टारगेट. ना रहेगी वो जमीन और ना उगेंगे आतंकवादी. मुकीम अहमद खान जी, इससे तो आपको भी खुश होना चाहिए सर. आप पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आपको तो हिंदुस्तान का साथ देना चाहिए कि हाँ, हमारी जमीन से आप आतंकवाद को खत्म करो, हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं. आपकी ख्वाहिशों के ऊपर और आपके ख्वाब देखने के ऊपर मैं कोई पाबंदी लगा नहीं सकता. हाँ. और आप अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं करेंगी तो आप खाएंगे कहाँ से. ये भी बहुत बड़ा मसला है. आप ही खाने को दे रहे हैं, आपको मुंह की खाने के दे रहे हैं हम लोग, है ना. अच्छा, ये जो शाहरुख खान चित हो गए हैं, कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं. आपका शहबाज शरीफ, आपके हुक्मरान प्रधानमंत्री अमेरिका में फोन करके कहते हैं भैया हमको बचाओ, ये बहुत भड़काऊ बयान दे रहे हैं. आपका हाल तो ये है और हम लोगों को बता रहे हैं आप. अब आप मुझे बात करने देंगी या नहीं? बोलिए. ये जो जनरल साहब टारगेट बता रहे थे, ये अकेले ही फुलफिल कर लेंगे या दूसरे जनरल साहब साथ जाएंगे उनके? सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैं. ये दोनों जनरल कंप्लीट कर लेंगे मिशन? आतंकवादियों को क्यों पालते पोसते हैं मुकीम अहमद खान जी, ये सवाल बताइए ना. आपका विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री कह रहा है कि हाँ हम लोग आतंकवादी देश रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना. जनरल साहब क्यों जा रहे हैं? जनरल साहब, लोगों ने पाकिस्तान को उसकी औकात अपने अपने समय में दिखाई है और आगे भी दिखाएंगे, आगे भी दिखाते रहेंगे. अभी आप ये बताइए, हमारे निर्दोष लोगों का कत्ल क्यों करवाया पाकिस्तान ने? क्या हासिल हुआ उसको? क्या हासिल हुआ ये बताइए. हमारे निर्दोष मासूमों को आप लोग मरवाएंगे, फिर आकर यहाँ पर इस तरह की बातें करेंगे. क्या मिला पाकिस्तान को हमारे लोगों की जान लेकर?
चित्रा कोई सबूत नहीं है। फिर आप वही बिला बात, वजह कोई सबूत क्यों नहीं है। उनका माउथ कसाब ऑर्गन को लेकर बनेंगे? कोई सबूत नहीं है, बाकी लोगों को कोई सबूत नहीं है। अरे आप लोग तो अमेरिका को धोखे में रखते हो, अपने वहां ओसामा बिन लादेन को पालते पोसते हो और उसके बाद कहते हो कि नहीं हमारे वहां नहीं है। उसके बाद देखा ना हश्र क्या हुआ। कोई सबूत नहीं है। ये तो पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तभी से इसका कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सर बाज आइए इन चीजों से मुकीम अहमद खान जी। नहीं, आप जो है वो आरएसएस का स्क्रिप्ट पढ़ के आएंगे और शुरू कितना आरएसएस से डरते हैं आप लोग? पाकिस्तानियों को आरएसएस से कितना डर लगता है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर आरएसएस से पाकिस्तानियों को डर लगता है तो ये तो फक्र की बात है। हमारे वहां चाहे आरएसएस हो उससे आप डरो, हमारी सेना से तो डरते ही हो, 4 बार आपको मुंह की खानी पड़ी है। हमारे आम लोगों से डरते हो, हमारे रिक्शे वालों का नाम लेकर आप कह रहे हो कि रिक्शा वाले ऐसे कर लेंगे। हमारे रिक्शे वाले भी सबक सिखाने के लिए काफी हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बार बार भाग रहे हैं ये लोग, भगोड़े हैं, बार बार भाग जाते हैं। जैसे ही संपर्क साधेंगे वैसे दोबारा चलेंगे। अश्विनी शिवाजी, एक बार मैं जानना चाहूंगी देश के जहन में वो याद दिलाने की जरूरत है 1971 में ऐसा क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान पर हमला करो, तो तत्कालीन सेनाध्यक्ष मानेक शॉ ने होल्ड करने के लिए कहा था और फिर एक लंबा वक्त लिया था। वो क्या था? क्या इसी वजह से इतना वक्त लग रहा है और हम सोच समझकर टारगेट चुनेंगे और फिर मारेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो चित्रा, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, जब भी कोई कार्रवाई करने है उसको उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, सोच विचार, उसके लिए इंटेलिजेंस गैदर करना पड़ता है और कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस हालात में करेंगे, ये सब कुछ प्लानिंग के लिए टाइम लगता है। जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना। और ये सच्चाई है कि हमने कोलेटरल डैमेज नहीं करना पाकिस्तान में। हमारा जो है अवाम से, पाकिस्तान की अवाम से कोई एक प्रकार दुश्मनी नहीं है। अवाम तो खुद परेशान है पाकिस्तान की हुक्मरानों से, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई से। आज सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग अगर किसी की कम है तो वो पाकिस्तान की आर्मी की है। वो सभी लोग वहां कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते आज की तारीख में सिविल में। ये जो बात आपने की, जो कि फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने जो बात की थी मार्च 1971 में, क्योंकि देखो उस समय हालात बहुत खराब हो रहे थे बांग्लादेश में, और ऐसा हो रहा था कि हमारे पास करीब की पहले 25 लाख के करीब आए, फिर बाद में 1 करोड़ के करीब शरणार्थी आ गए थे बांग्लादेश से, तो बहुत प्रेशर था। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने बोला था, उस टाइम जनरल मानेक शॉ जो चीफ थे, कि आप इसको जल्दी हमला करें और बांग्लादेश को आज़ाद कराएं, क्योंकि वहां से शरणार्थी आ रही हैं, बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो जो चीफ थे उन्होंने कहा कि मैडम युद्ध ऐसे नहीं होता, इसके लिए टाइम चाहिए, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, हमें अपने ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हमें अपने रिसोर्सेज को पूरा करना पड़ेगा। और फिर यह भी दिखलाया कि जो बांग्लादेश का इलाका है वहां पर बारिशें होती हैं जून जुलाई के, उसमें उस टाइम तक जो फ्लड आ जाते हैं, वहां पर आर्मर मूव नहीं कर सकता, टैंक्स का मूव करना बहुत मुश्किल है। तो हमें 6-7 महीने चाहिए, और जो सर्दियां आएंगी वो आइडल अपॉर्चुनिटी है कि हम बांग्लादेश के अंदर जाएंगे। तो ये सच्चाई है कि क्योंकि उस टाइम के जो चीफ थे उनके पास एक काबिलियत और क्षमता थी, आगे की सोच विचार, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया और प्राइम मिनिस्टर ने उसी समय मान लिया। उसने बोला जैसा आप समझते हैं, क्योंकि आज चीफ हैं, आज समझते हैं युद्ध के बारे में, और वो बिल्कुल एग्री करी। और आपको पता हिस्ट्री कि 16 दिन के अंदर पाकिस्तान का जो है 2 हिस्से कर दिए। ईस्टर्न कमांड ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश में, वो काबिल तारीफ है। आप क्या बिलीव कर सकते हो कि एक जो फौज के बारे में ये अपनी दुआएं देते हैं, 16 दिन के अंदर हाथ खड़े करके 93,000 जो है फौजियों ने एक प्रकार अपने हथियार नीचे डाल दिए। तो ये सच्चाई है, ऐसा ही कुछ यहाँ होगा। बिल्कुल पूरा देश, हिंदुस्तान इसी बात का इंतजार कर रहा है, देख रहा है। बिल्कुल। फरीद अहमद खाकर जी पत्रकार पाकिस्तान के जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ हैदर हयात खान जी पत्रकार पाकिस्तान के फिर से आ चुके हैं। दोनों के पास मैं आ रही हूँ, उसके पहले शंकर प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शंकर जी प्लीज। जी, आपने जो अभी सवाल पूछा था, देखिए वो 1971 था, कितने साल हो चुके, 50 साल से ऊपर हो चुके। टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं पहुंच गई है, भारत सेना की मॉडर्नाइजेशन कहीं से कहीं पहुंच गई है। क्या आधुनिक हथियार आ गए हैं, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, चाहे आर्मी, तीनों के पास कितने आधुनिक हथियार पिछले 5-6 साल में आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह जो मैंने अभी कहा कि टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड
देयर इज सच अ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। आजकल तो और आगे बढ़ोतरी हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मिला के प्लान बनते हैं। तो प्लीज़ सोचिए कि आपने कहा कि वहाँ 6 महीने 8 महीने लगे थे 71 वॉर में, अब उतना टाइम लगने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कल परसों तरसों नहीं हो सकता। तो प्लीज़ गिव अस अ चांस, प्लीज़ गिव द मिलिट्री एंड दिस नेशन अ चांस टू, जो ऑब्जेक्टिव है। प्लीज़ देखिए, हम ये सोच कर चलते हैं कि हमारी सरकार ने अपने दिल से चाहा क्या है। व्हाट डज आवर गवर्नमेंट वांट? आवर गवर्नमेंट डजंट वांट टू किल इनोसेंट पीपल। वो हमारे प्रधानमंत्री का बयान हमेशा याद रखते हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। लेकिन हमारे ऊपर एक ऐसी सिचुएशन थोप दी गई है जिसका जवाब देना जरूरी हो गया, और वह जवाब इस बार फुलझड़ी से नहीं बल्कि जो इसकी बेस है उसको नष्ट करना है। तो गिव अस अ चांस। जो इनके एलएटी के लीडर्स हैं, जो जैश मोहम्मद के लीडर्स हैं, जो इनके आर्मी के चीफ हैं, जो इनके आईएसआई के नुमाइंदे हैं, दे हैव टू बी आइडेंटिफाइड, ट्रेस्ड एंड एलिमिनेटेड। उसके लिए टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आज की तारीख में एक मोटर कार में तेहरान में कोई जाता है, उसको बम गिरा के मोटर कार में मार दिया जाता है। आपने देखा होगा कि अभी ईरान के अंदर हमास का लीडर बैठा था, उसको घर में बैठा था शाम के टाइम में, उसको घर में डिस्ट्रॉय कर दिया। पिन पॉइंट टारगेट। वी हैव द एमिनेशन विच कैन गो अप टू 10 मीटर्स 5 मीटर्स एक्यूरेसी। तो ये मत सोचिए कि ऐसी हवा में बात हो रही है। हमारे पास वो एमिनेशन है, वो यंत्र हैं जो कि 4-5 मीटर की उसमें जाते हैं, बिल्कुल सर्टेनिटी में। दे आर सो एक्यूरेट एंड देर आर लॉन्ग रेंजेस। हमें बस ये पता करना है कि ये छुप कर किस बिल में बैठे हुए हैं। जिस दिन इनका बिल पता लगेगा उस दिन मिनटों में ये नष्ट हो जाएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड that today's capability is so much different. बिल्कुल. And our targets are so much different. There it was the liberation of a country. Here it's elimination of terrorism. We will eliminate terrorists. ये and बड़ी you wait and बात watch. आपकी ओर से कही गई अभी है। देखिए किस तरीके से इन पर हरकत होती है। बिल्कुल। और शुरू में आपने चाणक्य का जिक्र भी किया था कि हम चाणक्य की धरती से आते हैं, और उन्हीं की जो कूटनीति है उसका हिस्सा अर्थशास्त्र में जो हमें समझाया गया, हम लोगों ने जब पढ़ा है कि दुश्मन देश को इतना थका दो ताकि मनोवैज्ञानिक रूप से पहले ही वो टूट जाए और फिर हमला करो ताकि दोबारा उठ खड़ा होने की उसके अंदर हिम्मत और हिमाकत नहीं हो। हमारे साथ मुकीम अहमद खान जी भी जुड़े हुए हैं, और इस वक्त हमारे साथ पत्रकार पाकिस्तान के फरीद अहमद काकर जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार फरीद अहमद काकर जी के पास जाते हुए, देखिए काकर साहब, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के आवाम के साथ तो है नहीं, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों के साथ है और उनको पालने पोसने वाले कुछ आकाओं के साथ में है, जिनके बयान हाल के दिनों में हमने सुने थे। अब हिंदुस्तान का उद्देश्य यह है कि आतंकवादियों की जमीन जो है उसको बंजर कर दिया जाए ताकि आतंक की जो फसल है वो वहां पर लहलहा नहीं सके और वो हमें परेशान ना करे। इतना सा हमारा एजेंडा है। इसको लेकर बेवजह आप लोग परेशान हो रहे हैं। आवाम से लड़ाई नहीं है, आतंकवाद से लड़ाई है हिंदुस्तान की, और चुन चुन कर मारा जाएगा, यह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। जी बहुत शुक्रिया अदिति और चित्रा जी आपका। देखें, मैं बारहा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि दहशतगर्दी जो है बिलखुसूस लिसानी दहशतगर्दी या फिर मजहबी दहशतगर्दी, चाहे वो रिलीजियस टेररिज्म हो या फिर वो नेशनलिस्ट टेररिज्म हो, ये दुनिया भर में मौजूद है। बिल्कुल हम इस बात के ऊपर जो है वो हमारी गवर्नमेंट का भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि कश्मीर में या हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ वो टेररिज्म हो रही है, हम उसकी शदीद अल्फाज में सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि हम उस इक़दाम को अपने इस पूरे खिते के लिए बेहतर नहीं समझते। इसी तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी का सामना है, टेररिज्म का सामना है। हमें बलूचिस्तान में टेररिज्म का सामना है, हमें फाटा में जो है वो टेररिज्म का सामना है, खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म का सामना है। लिहाजा टेररिज्म जो है वो एक ग्लोबल इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का इशू नहीं है। मैं बार बार इस बात के ऊपर फोकस करता हूँ, बार बार इस चीज के ऊपर जो है वो बातचीत करता हूँ कि टेररिज्म जो है ये एक मुल्क का मसला नहीं है, ये अब बियॉन्ड दी बॉर्डर्स जाके एक इशू बनता जा रहा है, ये ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को करना क्या चाहिए, क्योंकि यह ग्लोबल इशू है, लिहाजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए एक अच्छे हमसाये बनकर एक दूसरे के साथ बातचीत करके इन चीजों को जो है वो हल करना चाहिए। अगर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं उसको तुरंत दुरुस्त कराती हूँ। बातचीत का मौका जा चुका है। हमारे 26 लोगों की जिसने जान ली है, जिस बिल में घुसकर बैठे हुए आतंकवादी ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर उनको मारा जाएगा, और 26 का बदला 26 नहीं होगा, इस बार 26 का बदला बड़ा होगा।
और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित होना होगा, क्योंकि बार बार हिंदुस्तान बेकसूर नागरिकों की जान यूं ही नहीं गंवाना चाहता। फरीद अहमद जी का आप जल्दी से उनका ऑडियो ठीक कीजिए। तब तक मुकीम जी से आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं लौट रही हूं। आपने कहा कि ये ग्लोबल है, ये है, वो है। भाई पहले हम अपनी संप्रभुता, अपनी सरहद की रक्षा करेंगे, अपनी नागरिकों की रक्षा करेंगे, उसके बाद ग्लोबल लेवल पर होता रहेगा। पहले तो हमारा जो दुश्मन है उससे चुनकर हम बदला ले लेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम निपट लेंगे कि कौन क्या कह रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर आतंकवाद का सामना कैसे करना है। लेकिन मुकीम अहमद खान जी, अब देखिए पाकिस्तान की दिक्कत तो यही है ना, अब जितने टेररिस्ट हैं 70% तो पाकिस्तान के अंदर ही पाए जाते हैं। इतना बदनाम देश है, दुनिया भर में आपके लोगों को शर्मिंदगी उठाना पड़ता है जब दुनिया के दूसरे एयरपोर्ट पर वो उतरते हैं और उनकी फुल चेकिंग अलग से ले जाकर कि ये पाकिस्तानी है, इसकी अलग से चेकिंग करो। सर इस पे तो शर्मिंदा होना चाहिए ना। देखिए वक्त की बात है। कभी आपके प्रधानमंत्री पे अमेरिका का वीजा बंद हो गया था और बुच्चर ऑफ गुजरात का खिताब दिया था, और अभी व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए जाते हैं नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ हिंदुस्तानियों के लिए भी जो अमेरिका में रह रहे होते हैं, और कहा जाता है कि यही हमारी ताकत है। वो तस्वीरें भी देखिए जो गलत इल्जाम आप लोगों की ओर से लगाया गया था, और उसे खुश होने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया भर में अकेले ऐसे नेता हैं जो लगातार 3 बार चुनकर आए हैं, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां पर सबसे बड़ी आबादी बसती है। पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है कि एक नेता मारा जाता है या विदेश भागता है तो दूसरा चुना जाता है। अगर जो सबसे लोकप्रिय नेता है वो आर्मी की आंखों की किरकिरी बनने लगता है तो फिर उसको जेल में भिजवा दिया जाता है। अब उसी इमरान खान से आर्मी चीफ अपने नुमाइंदों को भेजकर करवा रहे हैं कि भैया भारत के खिलाफ हमारा साथ दो और बातचीत के लिए पहल करो। ये तो हाल है आपका। अश्विनी सिबात जी सीधे आपके पास जाते हुए, लेकिन वो बार बार कहा जाता है ना, लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं, और बातचीत की बात तो बार बार हम लोगों को कही जाती है, बात कर लो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं अश्विनी सिबात जी। बिल्कुल, देखो चित्रा, ये बार बार ये बात कर रहे थे अभी जो पाकिस्तान से जो हमारे गेस्ट थे कि देखो हमको कट्ठा टेररिज्म से लड़ना चाहिए, आतंकवाद सभी के लिए हानिकारक है। अरे ये आतंकवाद क्रिएट किसने किया? आप जो आतंकवाद के विक्टिम बता रहे हैं ये तो आपने किया। जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में आज इनको सांप डस रहा है, वो तो क्रिएशन इनके है, आसमान से तो गिरा नहीं। मगर दुख की बात यह है पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो आतंकवादी इनको मारते हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। आज जो 100 टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किए, उसमें से 87 वो टेररिस्ट हैं जो या तो वो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से उनकी रूट्स है। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का असली चेहरा, पाकिस्तान एक नर्सरी है आतंकवाद की। यहाँ पर आतंकवाद को पाला जाता, पोसा जाता और फिर भेजा जाता। ये भारत के साथ ही नहीं, ये अफगानिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। ये आप देखें ईरान के साथ जैसे अल अदल जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है उनको भेजते हैं, और ये हमें दुआएं दे रहे हैं हम इकट्ठे मिलेंगे। अब इनको डर लगा हुआ है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है बिहार के अंदर, अब हम वो जो आका हैं आतंकवाद के उनके पीछे जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो इनको पालती है पोसती है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर गायब हैं, छुपे हुए हैं। कहां पर गए? शहबाज शरीफ। तो ये सच्चाई है पाकिस्तान। और टैंक के साथ फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो खिंचवा लें, टैंक में बहुत ज्यादा दिनों तक रहने नहीं वाला है पाकिस्तान में। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जैसा पहले भी मैंने बोला, पाकिस्तान के संदर्भ में लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, लेकिन यहां पर अब इससे भी ज्यादा आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान को अगर टुकड़े में करने की तैयारी है तो उसकी भी बड़ी तैयारी की जाए, क्योंकि बार बार बेकसूर नागरिकों की जान हिंदुस्तान के भीतर अगर इस तरह से जाती रहेगी तो ये हिंदुस्तानी आवाम को, हमारे लोगों को कतई मंजूर नहीं है। पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसके आगे आने वाली तमाम पीढ़ियां, जनरल मुनीर, उसके जितने हुक्मरान हैं, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं हो कि वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर देखे।
और 26 का बदला 26 नहीं होना चाहिए। 26 का बदला ऐसा होना चाहिए कि आतंकवाद की जमीन वहां पर बंजर हो और दोबारा आतंकवादी वहां पर पाले पोसे और उनकी फसल तैयार नहीं की जाए। आगे आने वाले वक्त में अब क्या करेगी हमारी सेना, इस पर लगातार बनी रहेगी हमारी नजर। हिंदुस्तान को गर्व है अपने हिंदुस्तान की सेना पर, अपने वायु वीरों पर, जिनकी ये बड़ी तैयारी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे की जो भी खबर आएगी सामने एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।